दोस्तों, तो आज मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। फेयरवेल है हमारे सुपर सीनियर का। तो उसके बाद ये चले जाएंगे कॉलेज छोड़ करके। तो आइए, इससे पहले हम चलते हैं उनके पास और बात करते हैं उनके जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कैसा वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें आज। चलिए चलते हैं और बात करते हैं उनसे कुछ खास चीज़ें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ। मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, फाइनली आप बीएचएमएस डॉक्टर। थैंक भैया, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। जो अभी लोग नीट का तैयारी करते हैं कि फ्यूचर में हम डॉक्टर बनेंगे, जो सपना देख करके लोग तैयारी करते हैं उनके लिए। कि आपसे पहला सवाल है भैया कि आप जब नीट का तैयारी किए थे स्टार्ट, तो क्या सोच के किए थे? एमबीबीएस, बीएचएमएस, ऐसा कुछ और? देखो अनीश, पहला जो भी पर्सन है जिसका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का नहीं है, जैसे मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसमें एक तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्या चाहते हो। एज ए होम्योपैथ, एज ए एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, अदर पैथी जो है उनके डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जो भी नीट के फील्ड में आता है, आई थिंक सबसे पहले हर कोई एमबीबीएस करना ही चाहता है। मेरा भी सपना यही था कि मैं पहले एमबीबीएस करूँ। मैंने 2016 पे मेरा 2016 में मेरा 12th क्लियर हुआ और उसके साथ मेरा कोचिंग था, तो मैंने प्रिपरेशन करी। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला, तो मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मैंने दोबारा रिट्राई किया। तो उस बार भी मेरा ऑल इंडिया कोटा से नहीं हुआ और स्टेट कोटा से भी नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने जब देखा अपना स्कोर, तो मैंने तब सोचा कि अदर फील्ड क्या है मुझे जानने चाहिए। देन उसके बाद मैंने सर्च किया कि आयुर्वेदा में क्या सिस्टम है, आयुर्वेदा को कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट की डिमांड है। देन आई रेड अबाउट होम्योपैथी कि सिमिलिया क्या है, जो कॉन्सेप्ट है सिमिलिया, सिमिलबस कुरेंटरी क्या है। तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो आई थिंक उस टाइम पे ही 2018 या 19 के टाइम पे ही पहली बार आयुष की काउंसलिंग नीट के थ्रू होने स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने आयुष की काउंसलिंग फिल किया। अपने स्टेट का भी मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में उत्तराखंड से हूँ, वहाँ का मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया एमबीबीएस के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं मिला एमबीबीएस। देन सेकंड अटेम्प्ट जब सेकंड काउंसलिंग जब होने लगी, तो उसी टाइम पर आयुष की काउंसलिंग आ गई थी, तो मैंने आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे एनआईएश मिल गया। देन मुझे होम्योपैथी में इतना इंटरेस्ट आ गया था और कहीं ना कहीं मेरे मन पे ये भी डाउट था कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट क्योंकि होम्योपैथी पे इतना इंटरेस्ट आ गया उसके बाद कि फिर मैंने होम्योपैथी ही चूज कर लिया, क्योंकि मुझे एनआईएच मिल गया। मैं यहाँ आया, मैंने सीट बुक कर ली, सीट ले ली, एडमिशन ले लिया एनआईएच में। तो ये मेरा कुछ जर्नी था नीट का, एमबीबीएस या होम्योपैथी क्या करना, मैंने कैसे आपने पूरा एनालिसिस किया कि क्या लेना चाहिए आपको, क्या बेस्ट लगा फिर? तो भैया पहला और दूसरा सवाल है कि आप कितने बार ड्रॉप लिए नीट का? देखो, मेरा 16 का पास आउट था, तो 16, 17 एंड 18। 3 ड्रॉप्स, मतलब 2 हाँ, ड्रॉप्स 18 में लेके मेरा फिर 19 में एडमिशन हो गया था। भैया अगला सवाल है कि कितना आप कहेंगे जूनियर्स को कि कितना ड्रॉप लेना चाहिए? देखो, ड्रॉप लेना ऐसा कोई रूल नहीं है। ड्रॉप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप देख पा रहे हो कि आपका स्टेट क्या है, आपका ऑल इंडिया कोटा में क्या रैंक जाएगा, जैसे मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो ए आई क्यू ऑल इंडिया कोटा से आपका क्या रैंक में कितना मिल जाएगा, चांसेस हैं, वो देखना चाहिए आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो। अगर आप 450 स्कोर कर रहे हो, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप आज की अपनी मेहनत देखो कि इस बार मैंने कितना मेहनत किया है। क्योंकि आप जब अगली बार रीट्राई करोगे, तो आप उस मेहनत को बढ़ाओगे, ऑफ कोर्स उससे बेटर रैंक लाने के लिए मेहनत को बढ़ाओगे। तो मेहनत बढ़ाते हुए आपको एनालाइज करना है कि मैं मेहनत कितनी बढ़ा पाऊंगा और बढ़ा के मेरा स्कोर कितना अपलिफ्ट होगा। 450 इस बार आप लाए हो, बिल्कुल 450 इस बार लाए हो, तो अगली बार हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हो, 50 नंबर बढ़ा सकते हो सकता है 100 नंबर बढ़ा सकते हो। तो अभी की काउंसलिंग के हिसाब से 550 में भी आपको शायद रैंक का दिक्कत रहेगा। तो आपको ही खुद से एनालाइज करना है। तो आप जब आप देख रहे हो कि आपका बार बार ट्राई करने के बाद रैंक नहीं आ रहा है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। खाली अटेम्प्ट्स नहीं देना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसे ही नहीं बढ़ाने। अगर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो, बिल्कुल दो, आपका पैशन है। हाँ, आपका पैशन है एमबीबीएस करना, तो बिल्कुल पैशनेट होकर मेहनत करो। जिस भी अटेम्प्ट में मिलता है ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि बार बार अटेम्प्ट देने से, बार बार हार्डवर्क करने से भी, एनालाइज करने के बाद भी आपका रैंक ज़्यादा अप डाउन, ज़्यादा अप नहीं जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, तब आपको प्रॉपर एनालाइज करके जो स्ट्रीम मिल रही है, अगर किसी स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट के साथ उस स्ट्रीम को फॉलो करना चाहिए। ये अगला सवाल है भैया कि आप अभी होम्योपैथी की है, आप फाइनली आप डॉक्टर हैं, तो आपको होम्योपैथी करके कैसा लगा? मुझे होम्योपैथी कब से करके आप?
बहुत खुश हूँ, डेफ़िनेटली मैं खुश हूँ। ये बस बोलने वाली बात नहीं है कैमरा में कि हाँ, जो दूसरों को दिलासा दिलाने की नहीं, होम्योपैथी से मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। और जो सैटिस्फैक्शन जब एक पुअर पेशेंट आपके पास आता है, थका-हारा हर जगह से, कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, इतना हज़ार, इतना लाख खर्च हो गया है, तो वो जब आके पेशेंट आप जब इंडिविजुअलाइज़ करके उसको ट्रीट करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो और जब वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है और जो सैटिस्फैक्शन से आपके सर पे हाथ रख के बोल देना डॉक्टर बाबू, वो सैटिस्फैक्शन आपको कहीं नहीं मिल सकता। असली तो जो दिस इज़ व्हाट वी हैव अर्न्ड फ्रॉम होम्योपैथी। जो असली दूसरा भगवान जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर वो फील होम्योपैथी में बहुत अच्छे से होता है। पेशेंट इतना सैटिस्फाइड होता है, इतना बेटर होता है कि वो जो दुआएँ देता है, दैट इज़ वेरी मच सैटिस्फाइंग। सो आई एम सैटिस्फाइड बाय डूइंग होम्योपैथी। अगला सवाल है आपका आपके लिए कि जैसे ये सवाल मेनली उसके लिए है, इस पर्पज से पूछा जा रहा है कि जो बच्चे न्यूली आते हैं होम्योपैथी में, फर्स्ट ईयर में आते हैं, स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उनको 5 साल 5.5 साल की जो जर्नी है उसको कैसे करना है? जैसे आपने जिया, तो आपने क्या मतलब ऐसा कुछ गलती की है या फिर क्या करना चाहिए बेहतर? तो अगर आपको फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन लेना हो और आपको फिर से ये पढ़ना, तो आप क्या मतलब कैसा करेंगे? क्या बताएंगे आप? देखो अनीश, मैं जो गलतियाँ करी, जो गलतियों से मैंने सीखा, मैं उसको समराइज़ करके बताता हूँ। जो भी नया एस्पिरेंट यहाँ आएगा होम्योपैथी करने, पहली बात तो अपने मन पे ये डाउट नहीं रखना है कि यार होम्योपैथी से क्या होगा या फिर मैं कितना कमा लूँगा। कमाना आपका पैशन होना चाहिए कि आप कितने पैशनेट हो अपनी पैथी को लेके, कितना पैशनेट हो करने के लिए, सर्विस देने के लिए। जब आप उतने पैशन से सर्विस दोगे, पेशेंट को ट्रीट करोगे, सुनोगे, तो पैसा वाला जो डाउट है कि एमबीबीएस डॉक्टर तो बहुत कमाता है, ठीक है, आप उतना नहीं कमाएँगे, बट यू विल अर्न मोर देन मनी। पैसा भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी जो हर डॉक्टर को मिलती है। होम्योपैथी पे कभी डाउट नहीं करना है कि यार एमबीबीएस देखो, फर्स्ट बच्चा जो यहाँ आता है उसको यही लगता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, चौथा, तीसरा रीअटेम्प्ट कर रहे हैं। एक उनको अपने पेरेंट्स पे डाउट होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं करवाया एक और अटेम्प्ट, या फिर वो खुद से ही उन्होंने बोला कि नहीं मैं और नहीं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी पैथी को जानिए। अगर आप जानेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज़ आपको एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए आप बीएचएमएस कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक सेल्फ डाउट में रहोगे। गिल्ट फील करते गिल्ट, हैं हाँ, वो गिल्ट की। और जैसे बहुत से बच्चे हैं जब भी नीट का ये आता है, एग्ज़ाम आता है, तो उस डिप्रेशन फेज़ में जाने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड पे काम करना है कि नहीं, अब मैं डिसाइडेड हूँ कि मुझे, अगर मैंने ऑफ कोर्स यहाँ आए हो तो मन बना के आए थे कि मुझे अब वो नहीं करना है। तो जब यहाँ आ चुके हो, तो यहाँ आके पहले अपनी पैथी को पहचानो कि बीएचएमएस क्या है, होम्योपैथी क्या है, कैसे करना है, पहले गाइडेंस लो। फिर जाके आपको समझ में आएगा कि मुझे होम्योपैथी में करना है कि नहीं, और कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में ये डिलेमा में नहीं रहना है कि मुझे नीट देना है यहाँ रहते हुए या नहीं देना है। 1 साल आपने दिया, पूरे मन से नहीं दिया, फिर छोड़ दोगे आप, फिर वही प्रॉब्लम दोबारा ड्रॉप, फिर मेंटल डिप्रेशन। मन बना लो, अगर देना है तो अच्छे मन से दो और सैटिस्फाइड हो जाओ कि अब कॉलेज मिल गया तो अब मुझे होम्योपैथी करना है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है कि होम्योपैथी क्या है उसको पहचानो, और उसके लिए जितना आप एफर्ट दे सकते हो, पैशन अपने अंदर बिल्ड करो। पैशनेटली जब आप करोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में, होम्योपैथी हो, कोई भी फील्ड हो, आप एक्सेल करोगे। दूसरी चीज़, गलतियाँ जो बच्चों से होती हैं, मैं कहता हूँ कि आप एन्जॉय करिए, सारा ईयर एन्जॉय करिए, खेलिए, पार्टिसिपेशन दिखाइए अपना हर प्रोग्राम पे। लेकिन आपका एट द एंड जब रात को सो रहे हो तो एक मन में ख्याल आना चाहिए, मस्ती करी? हाँ, करी। बाहर घूमने गए? हाँ, गए। चाय में चर्चा हुई? बिल्कुल हुई। दोस्तों के साथ मस्ती हुई, चाय में चर्चा हुई, खाना-पीना हुआ, सब कुछ हुआ। तो जिसलिए मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरा पैशन है कि यार एक दर्द में जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, उसकी सफ़रिंग को कम कर सकूँ, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, वो चीज़ के लिए आपने आज क्या किया? अगर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि यार आज कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हो चुका है, चलो 1 घंटा पढ़ लेते हैं। ये वाला ख्याल नहीं आ रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपके अंदर ये ख्याल आना चाहिए एटलीस्ट 1 घंटा। आप 24 घंटा किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। खेलिए, कूदिए, मस्त घूमिए, दोस्तों के साथ बात करिए, नई-नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एनआईएच, यहाँ जो हम जहाँ पढ़ते हैं, दैट इज़ एनआईएच। एनआईएच में हर स्टेट इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है। उनसे बात करोगे, उनके साथ घुलोगे-मिलोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मेंटालिटी, खुद का भी ग्रोथ होगा। सो पहली चीज़ है, रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ना है। दूसरा चीज़, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर आपको एनआईएच में मिलेगा, इतना पेशेंट है, इतना वैरायटी का पेशेंट है, फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट टू गायनेकोलॉजिकल केसेस, फ्रॉम पीडियाट्रिक केसेस, हर टाइप का केसेस आपको मिलेगा।
इवन ऑप्थेल्मो का पेशेंट आपको मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस और भी कैटरेक्ट इनिशियल स्टेज के बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं, एडवांस स्टेज के कैंसर के पेशेंट जो कीमो वीमो करा के यहाँ पे आते हैं। तो देर आर वेराइटीज ऑफ पेशेंट। इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट एक बार आता है तो ऐसा नहीं कि चला गया, आप दे रहे हो मेडिसिन, देन यू कैन सी कि यार मैंने जो मेडिसिन दिया है उस मेडिसिन को देने के बाद कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। आप कैसे समझोगे कि आपका जो पैथी है, आपका जो मेडिसिन है वो काम कर रहा है कि नहीं? बाय सीइंग द आउटपुट, मेडिसिन देने से हुआ क्या, देखने से। तो वो पेशेंट बॉन्डिंग यहाँ इतना स्ट्रांग है कि पेशेंट बार बार आपके पास आएगा फॉलोअप के लिए, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि वो इंप्रूव हो रहा है। तो इससे आपको अपने पैथी पे बिलीव होगा कि लाइक मेरा जो XYZ मेडिसिन है ये काम कर रहा है, तो मुझे बिलीव हो रहा है होम्योपैथी में। आपको बिलीव तभी होगा जब आप खुद से दोगे या किसी को देते हुए देखोगे और रिजल्ट देखोगे, यानी कि फॉलोअप देखोगे, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देखोगे। अंटिल आपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन देखा, कहानी सुनी पूरी, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, बिलीव ऐसे नहीं आता होम्योपैथी में। या जब तक आपके फैमिली में कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रहा है, देन होम्योपैथी से आप उसका रिजल्ट मिला, तब ही आपको बिलीव होता है, अदरवाइज आपको बिलीव नहीं होता है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज, डेली ओपीडी देखो, ओपीडी में जाओ, पेशेंट देखो। पेशेंट नहीं देखोगे, किताब पढ़ के होम्योपैथी कोई नहीं सीख सकता। आपको किताब पढ़ना है, किताब से सीखना है बहुत कुछ, और उसको अप्लाई करना है पेशेंट में। अप्लाई करने का आपको सीखना है अपने गार्जियन, अपने जो पेरेंट्स, अपने जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, और अपना जो सीनियर्स हैं उनसे। तो डेली अगर आप ओपीडी देखोगे तो इन दिस 5.5 ईयर जर्नी में आप बहुत बहुत परफेक्ट, बहुत ज़्यादा, क्या बोले हैं उसको, बहुत बेटर होम्योपैथ बन सकते हो, जो अच्छा डॉक्टर बन हाँ, सकते बहुत अच्छा जिसके डॉक्टर लिए बन आप आए सकते हो। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया दिया इसके लिए। और एक लास्ट सवाल, आप इस NIH के बारे में कुछ बताइए कि आप इस NIH में क्या सीखे और क्या है यहाँ का एनवायरनमेंट जो एक बच्चों को अच्छा मतलब मोटिवेट करता है। जो वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, उनका जो बॉन्डिंग है ना हर एक चीज़ में, कि गेम्स करवाना है तो एक टीम बन गई, ठीक है, अब गेम्स कराएंगे सब, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये जो बॉन्डिंग है अदर स्टेट के लोगों के आपस में, ये जो बॉन्डिंग बनाना हम सीखते हैं, एक चीज़ ये सीखते हैं हम NIH में, ठीक है। दूसरा, जब दूसरा स्टेट का पर्सन के साथ आप बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट से आप बात करते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप बात करते हैं, तो आपका माइंड ना ओपन अप होता है। कभी कभी ना क्या होता है कि हम अपने ही एक दायरे में रहते हैं, कि हमको लगता है कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही है, लेकिन जब वहाँ का रियलिटी हम जानते हैं, देन हमको समझ आता है कि नहीं, दुनिया थोड़ी इससे बड़ी भी है, चीजें थोड़ी अलग सी भी होती हैं। मछली कुआं में हाँ, तक यही दुनिया है, और बिल्कुल बिल्कुल समुद्र में छोड़े जाते हैं तो बिल्कुल। पता चलता ही बहुत। हाँ, दूसरा एक ये चीज है NIH में। दूसरा NIH जो मैंने अभी बोला, पेशेंट सबसे ज्यादा आपको कोई सिखा सकता है NIH में, वो है आपका पेशेंट, पेशेंट नहीं, आपका पेशेंट। और NIH का जो पेशेंट है वही आपको सबसे ज्यादा सिखा सकता है। खुद का पैसे। हाँ, खुद का पेशेंट, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, आपने सुना है पूरा, तो अगली बार मेडिसिन देके क्या रिजल्ट हुआ, तो आप अपने पेशेंट से ही सबसे ज़्यादा सीखोगे। बाकी NIH की फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपको होम्योपैथी बहुत अच्छे से सिखाएंगे वो टीचर्स हमारे। जो सीनियर जूनियर बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है NIH में, और बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डिंग हम और ज़्यादा सीखते हैं। पेशेंट से तो सीख ही रहे हैं, उस बॉन्ड से भी और ज़्यादा सीख रहे हैं। तो मोर और लेस यही है NIH सबके साथ। यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा, हेल्दी एनवायरनमेंट है, सीनियर्स का सीनियर्स सिखाते हैं, टीचर्स बिल्कुल। सिखाते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनिश, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। भैया।